मुझे जायदाद में मेरा हिस्सा चाहिए। मैं सिर्फ 10 साल का था, लेकिन बातें इतनी गहराई से समझ नहीं पाता था। मगर चाचा की बात सुनकर मुझे ये अंदाजा हो गया था कि वो संपत्ति में बंटवारा चाहते हैं। मेरे दादाजी ने हमारे लिए ऐसी कोई खास जायदाद नहीं छोड़ी थी कि जिसका बंटवारा किया जाए। एक प्लॉट था जिसकी कीमत अच्छी खासी थी और कुछ गांव में जमीन थी। इसके अलावा वो घर था जिसमें हम लोग रह रहे थे। मैं शुरू से समझदार बच्चा था, इसलिए तुरंत ही हिसाब लगाने लगा। मेरे एक ही चाचा थे, यानी कि दो भाइयों में अगर इस जायदाद का बंटवारा हो तो फिर हमारे हिस्से में कौन सी चीज आएगी। दरअसल चाचा चाहते थे कि वो प्लॉट बेचकर कोई कारोबार करें, मगर पापा इस बात के पक्ष में नहीं थे। उन्हें लगता था कि अभी इस प्लॉट की कीमत में और भी ज्यादा बढ़ोतरी होगी और हम अगले कुछ सालों में इससे अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। इसीलिए इस बात को लेकर उन दोनों भाइयों में खूब बहस हुई। पापा दूरदर्शी थे, जबकि चाचा को हमेशा हर काम की जल्दी बनी रहती थी। मुझे उनकी कोई बात समझ नहीं आती थी कि वो हमेशा इतनी जल्दबाजी में क्यों रहते हैं। बहरहाल वो मुझसे बड़े थे, मैं उन्हें ज्यादा कुछ कह नहीं सकता था। मैंने अपने पापा को देखा जो परेशानी से सिर झुकाए बैठे थे। मुझे बहुत बुरा लगा, क्योंकि मैं उन्हें इस तरह से परेशान नहीं देख सकता था। अभी पापा और चाचा में बहस शुरू हुई ही थी कि मेरी चाची भी वहां आ गई। मैं समझ गया कि ये सब इनका ही किया धरा है। अगर दुनिया भर में सर्वे किया जाता और ये जाना जाता कि इस दुनिया में मौजूद सभी आदमियों में से सबसे बड़ा जोरू का गुलाम कौन है, तो उसका खिताब मेरे चाचा को ही मिलता। वो मेरी चाची की बात मानते वक्त अपने दिमाग का जरा भी इस्तेमाल नहीं करते थे। न जाने उन्हें क्या हो गया था। मम्मी तो कहा करती थी कि मेरी चाची ने जरूर चाचा पर कोई जादू टोना करवा दिया है, तभी तो वो उनके इतने गुलाम हो गए हैं। वरना कोई भी आदमी अपनी इतनी कम अकल होने का तमाशा कैसे कर सकता है, जबकि वो जानते हैं कि वो प्लॉट कल को वहां सड़क बन जाने के बाद करोड़ों रुपए का बिक सकता है। चाचा और पापा के बीच में बहस शुरू हो गई थी और बहस का मुद्दा बस एक ही था कि वो प्लॉट बेचा जाए या फिलहाल के लिए उसे रखा जाए, ताकि उसकी कीमत में और भी ज्यादा बढ़ोतरी हो और हम लोग इससे और फायदा उठा सके। गांव में भी थोड़ी बहुत जमीन थी जो इस काबिल तो नहीं थी कि उसे बचाया जाए, मगर जमीन का नाम तो था। वो जमीन अभी तक दादाजी के नाम पर ही दर्ज थी। मम्मी ने कई बार पापा से कहा भी कि कुलवीर जी, वो जमीन आप लोग एक दूसरे के नाम पर करवा लो। इस तरह अगर वो पड़ी रही तो बाद में कोई मुश्किल ना निकल आएगी। मेरी मम्मी बड़ी ही समझदार औरत थी। बेशक वो बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, मगर दुनियादारी की समझदारी में कोई भी उनका मुकाबला नहीं कर सकता था। मेरे पापा भी ऐसे ही थे। वो अपनी पत्नी की बात ध्यान से सुनते थे, मगर फैसला अंत में खुद ही किया करते थे। इधर मैंने ये सब सोचते हुए अपने चाचा की तरफ देखा, जिनके मुंह को देखकर ही लग रहा था कि उनका बस नहीं चल रहा, कि वरना वो मेरे पापा को जान से ही मार डालें। मेरे पापा क्योंकि उनसे बड़े थे और उनके पास ही अधिकार था कि वो ही सिर्फ चाचा को रोक सकते थे, उनको भी अजीब सी जिद हो गई थी। वो हर हाल में उस प्लॉट को बेचना चाहते थे, जबकि उन्हें अच्छे से पता भी था कि कुछ ही दिनों में इस प्लॉट की कीमतें आसमान को छूने लगेंगी। अब तो मुझे भी गुस्सा आ रहा था कि चाचा ने कैसी जिद पकड़ ली है, मगर मम्मी ने मुझे सख्ती से कहा था कि तुम्हारे मुंह से एक शब्द भी ना निकले, वरना आज रात का खाना तुम्हें मैं नहीं दूंगी। और क्योंकि मैं सुबह से भूखा बैठा था, इसीलिए उनकी बात पर खामोशी से सिर झुकाकर बड़ों की बातें सुनता रहा। तभी मेरी चाची कहने लगी, तुम होते कौन हो इस घर के फैसले करने वाले? अपने फैसले तो कर नहीं सकते और हमारे मुखिया बने हुए हो। मेरी चाची ने इस कदर बेइज्जती के साथ ये बात कही थी कि पापा बेचारे मुंह खोले हैरान होकर सुनते रह गए। चाचा तो वैसे ही अपनी पत्नी की हर बात के कायल हो जाया करते थे, जिस बात पर मुझे उन पर बड़ा गुस्सा आता था। अब तो पापा को भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो चाचा को कैसे बनाएं। ऐसा भी नहीं हो सकता था कि प्लॉट को 2 हिस्सों में बांट दिया जाए, क्योंकि इस तरह तो वो फिर बिकने के काबिल ही नहीं रहता। पापा ने उनसे सोचने के लिए थोड़ा वक्त मांगा तो चाचा चाची को तसल्ली हुई और उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, जैसे कि उन्होंने चिंगारी तो लगा दी हो और अब बस आग लगने के इंतजार में ही हो। मेरी चाची का घमंडी चेहरा देखकर मैं मुट्ठियां बंद करके रह गया। महफिल उठ चुकी थी और मेरी चाची खुशी खुशी अपने कमरे में चली गई। चाचा तो वैसे गुस्से में थे,
तो घर से ही निकल गए। पापा सिर पकड़कर बैठ गए और सोचने लगे कि आखिर चाचा और उनकी पत्नी को कैसे इस बात के लिए राजी किया जाए। मैं जानता था कि कुछ तो गड़बड़ है। आज से पहले चाचा ने ऐसी कोई भी बात नहीं की थी। फिर अचानक से इस तरह की बात करने का कोई तो खास कारण होना था। ये जानने के लिए मैं दबे पांव अपनी चाची के कमरे की तरफ निकल आया। दरअसल हमारा घर 2 पोर्शंस में बटा हुआ था। दोनों पोर्शन के किचन भी अलग थे, मगर क्योंकि दोनों भाइयों का कारोबार एक था, इसीलिए मम्मी और मेरी चाची एक ही किचन इस्तेमाल करती थी। मैं जैसे ही अपनी चाची के कमरे के दरवाजे के पास आया तो कुछ आवाजें मेरे कानों से टकराईं। मेरी चाची शायद अपने भाई से बात कर रही थी। वो उनसे कह रही थी कि बहुत जल्दी उनका काम हो जाएगा। मैं समझ गया कि मेरी चाची को उनके भाई ने ही कहा है, वरना इतने बरसों से वो प्लॉट ऐसे ही पड़ा हुआ था। अब अचानक इसकी इतनी फिक्र क्यों हो गई? मैं जल्दी से पापा के कमरे का रास्ता पकड़ने लगा। मेरी सांस फूली हुई थी। मुझे लगा कि मैं बहुत बड़े राज से पर्दा उठाने वाला हूँ। मैं हाँफते हुए पापा की तरफ देखने लगा तो वो हैरान रह गए और फिर बोले कि आखिर ऐसी कौन सी बात है जो तुम इस तरह से हाँफ रहे हो? पहले थोड़ी सांस तो ले लो। लेकिन मैं तो रिलैक्स होने से पहले ही उन्हें बताना चाहता था। तभी मम्मी ने मुझे पानी का गिलास पकड़ाया और कहने लगी, क्या हुआ है? इतने परेशान क्यों नजर आ रहे हो? मैं जल्दी से पानी का गिलास टेबल पर रख दिया और राज भरे अंदाज में पापा से कहा कि ये प्लॉट चाचा नहीं बेचना चाहते हैं। उन्हें तो चाची ने कहा है, और चाची को भी किसी और ने नहीं बल्कि उनके भाई ने ही कहा है। मैं अभी भी उनकी ये बातें सुनकर आ रहा हूँ। आप चाचा को बताइए कि चाची ऐसा नहीं चाहती हैं। वो अपने भाई के दबाव देने पर ही ऐसा कर रही हैं। मैंने अपनी तरफ से बहुत बड़ी बात कर दी थी। ये सुनते ही पापा तो नाराज हो गए और साथ में मम्मी भी गुस्सा करने लगी। कहने लगी कि तुम्हें ये चुपचाप दूसरों की बातें सुनने की आदत किसने डाल दी है? तुम्हें शर्म नहीं आई इस तरह से किसी की पर्सनल बातें सुनते हुए? मुझे तुम्हें अपना बेटा कहते हुए भी शर्म आ रही है। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। वो मुझ पर इतना ज्यादा नाराज हुई कि मैं भी फिर शर्मिंदा हो गया। शायद मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मगर मैं इस घर को टूटते हुए नहीं देखना चाहता था। मुझे पता था कि जब इस तरह के जमीन जायदाद के फैसले होते हैं तो भाई कई सालों तक एक दूसरे के चेहरे भी नहीं देखते। उनके दिल नफरत में डूब जाते हैं और फिर वो लालच में अंधे होकर अपने दिमाग का इस्तेमाल करना भी छोड़ देते हैं। पापा और मम्मी को गुस्सा करते देख मैं माफी मांगते हुए किचन में आ गया। तभी मेरी चाची भी किचन में चली आई। मेरा इरादा उनसे कोई भी बातचीत करने का नहीं था, क्योंकि मैं जानता था कि मुझे अभी बहुत गुस्सा आ रहा है और मैं उनसे कुछ गलत बोल दूंगा और फिर अगर इस बारे में मम्मी और पापा को पता चला तो वो लोग तो और भी ज्यादा मुझसे नाराज हो जाएंगे। मैं खामोशी से ठंडा पानी पीने लगा कि तभी मेरी चाची मेरी तरफ बढ़ी और मेरे मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। मैं हैरान होकर उन्हें देखने लगा कि आखिर मैंने ऐसी कौन सी गलती की है कि उन्होंने मुझे थप्पड़ मारा। तभी वो गुस्से से बोली कि तुम मेरी बातें सुन रहे थे? तुम्हें जरूर तुम्हारी माँ ने ही भेजा होगा ना। मैं सब जानती हूँ। तुम्हारी ये माँ जो बड़ी ही सीधी सादी औरत होने का दावा करती है, दरअसल ये किस तरह की औरत है? अपनी माँ के बारे में ऐसी बातें भला कौन बर्दाश्त कर सकता है? ऊपर से मेरी चाची का जो अंदाज था उसने तो मुझे दंग कर दिया था। मैं बोला, चाची आप इस तरह से बदतमीजी से मेरी मम्मी के बारे में बात मत कीजिए। मैं आपकी इज्जत कर रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि आपके मन में जो आए आप वो कह दें। आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की? और मैं कब बातें सुन रहा था? क्या आपके पास कोई सबूत है? ये बात तो मैंने गुस्से में कह दी थी, वरना मैं भी जानता था कि शायद उन्हें पता चल चुका है। तभी मेरी चाची तालियां बजाते हुए बोली, लो जी, सुमित्रा का बेटा अब झूठ भी बोलने लगा है। इसकी माँ तो अपने बेटे की तारीफ करते नहीं थकती और ये उसका नाम डुबोने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा। उन्होंने ऊंची आवाज में चिल्लाना शुरू किया तो पापा और मम्मी भी किचन में आ गए। मैं इनकार में सिर हिलाता रहा। तभी मेरी चाची बोली, सुमित्रा अपने बेटे को लगाम डालो, वरना किसी दिन ये मुझसे बहुत पिट जाएगा। ये कहकर मेरी चाची वहां से निकल गईं। मम्मी मुझसे नाराज हो गईं और रात तक उन्होंने मुझसे बात भी नहीं की। मैं बहुत ज्यादा शर्मिंदा था। मैं तो इस घर को एक रखकर चलाना चाहता था, मगर अनजाने में ही सही मैंने सबके दिल दुखा दिए थे।
रात को खाने की टेबल पर सभी लोग खामोशी से खाना खा रहे थे। मुझ में तो इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि सर उठाकर कोई भी बात कर पाऊं। तभी चाचा ने गला खखारते हुए कहा, हाँ तो कुलवीर साहब, क्या सोचा है तुमने? पहली बार उन्होंने अपने बड़े भाई को इस तरह से नाम लेकर मुखातिब किया था, वरना वो अक्सर भैया कहकर ही बुलाते थे। ये सुनते ही पापा का निवाला लेता हुआ हाथ रुक गया। मेरे तो होश उड़ चुके थे। बाकी बच्चे मुझसे छोटे थे, इसीलिए उनका सारा ध्यान खाने पर था। मगर मैं जानना चाहता था कि आखिर अब क्या फैसला हुआ है। क्या पापा वो प्लॉट बेच देंगे? वो प्लॉट जो हम सबके अच्छे भविष्य की जमानत था। मैंने तुमसे 2 दिन का वक्त मांगा है, जब सोच लूंगा तो बता दूंगा। पापा नाराजगी से बोले तो चाचा का चेहरा ऐसा उतर गया जैसे कि उन्हें किसी ने मौत की खबर सुना दी हो। बहरहाल खाना खाने के बाद सभी लोग अपने कमरों में चले गए। मैं आंगन में खड़ा टहल रहा था जब मेरी चाची के कमरे से ऊंची ऊंची आवाज में चिल्लाने की आवाज आई। वो कह रही थीं कि उनके भतीजे को कैंसर है और उनके पति कहीं से भी पैसे अरेंज करके दें। अब भला चाचा इतने सारे पैसे कहाँ से लेकर आते? शहर में इन दोनों भाइयों की कपड़ों की दुकान थी, मगर वो इतना भी पैसा नहीं कमाते थे कि चाची के भाई की मदद कर पाते। मुझे बहुत दुख हो रहा था। ये सब सुनकर मेरी चाची कितनी परेशान थी और मैं उनकी परेशानी को चालाकी और मक्कारी का नाम दे बैठा था, जिसका मुझे बहुत अफसोस था। मैं दुखी होकर आंगन में घूम रहा था, तभी गुस्से में मेरी चाची एकदम से बाहर आईं। शायद चाचा से नाराज होकर वो घर छोड़कर जा रही थी। ये देखकर मुझे और भी बुरा लगा। अभी मैं वहीं सदमे में जमा खड़ा था जब मेरी चाची गुस्से में मेरी तरफ बढ़ी और बोली, तुम फिर से हमारी बातें सुनने के लिए यहाँ खड़े हो? तुम्हारी माँ ने तुम्हें यही सिखाया है क्या? अब तो खुश हो जाओ, मैं घर छोड़कर जा रही हूँ। तुम्हारी माँ तो इस घर पर कब्जा करना चाहती थी। बधाई हो तुम लोगों को। वो गुस्से में उल्टा सीधा बकती हुई वहां से चली गई। उनके पीछे चाचा मुझे घूरते हुए घर से निकल गए। मैं नहीं जानता था कि वो छोटे छोटे बच्चों का हाथ पकड़कर कहाँ जा रही थी, मगर उनके अंदाज से ही अंदाजा हो रहा था कि उन्होंने मायके जाने का फैसला कर लिया था। चाचा तो अपनी पत्नी के बिना 1 घंटा भी नहीं गुजार सकते थे। काम पर भी वो बड़ी मुश्किल से ही जाते थे। वो भी उनके पीछे निकल गए। मैंने अपना सिर पकड़ लिया कि कहीं इस बात का गुस्सा अब मेरे सिर पर ना उतार दें। ये सोचकर मैं अपने कमरे में आ गया। मम्मी उस वक्त सारा किचन अच्छे से साफ कर रही थीं और पापा शायद बाहर गए हुए थे घर का कोई सामान लेने के लिए। वैसे तो अक्सर वो मुझसे कहते थे घर का सामान लाने के लिए, मगर आजकल घर में जो परेशानी चल रही थी उसकी वजह से मैंने बाहर निकलना ही छोड़ दिया था। क्योंकि हमारे घर की आवाजें बाहर तक जाती थीं तो लोगों में जिज्ञासा पैदा होती थी। वो मुझसे बार बार सवाल करते और फिर उनके सवालों से घबराकर अब मैं बाहर जाने से मना करने लगा था। परचून की दुकान पर अक्सर मोहल्ले के बूढ़े और कुछ आवारा नौजवान बैठे रहते थे और बिना वजह लोगों के घरेलू मुद्दों पर वो खूब मजाक उड़ाते थे और ताने कसते थे। इसीलिए मुझे वहां जाना अच्छा नहीं लगता था। मगर जब भी मेरी चाची या मम्मी को कोई भी चीज चाहिए होती थी तो वो मुझे पैसे देकर वहां भेजा करती थी। आज भी जब मैं गया तो उन बूढ़े लोगों ने मुझे घेर लिया और ऐसे ऐसे सवाल किए कि मैं तो परेशान होकर रह गया। तब मैंने फैसला कर लिया कि अब मैं बाहर नहीं निकलूंगा जब तक ये मामला हल नहीं हो जाता। अभी मुझे नींद नहीं आई थी कि तभी पापा कुछ परेशान सी हालत में घर में दाखिल हुए। उन्हें देखकर मुझे बहुत बुरा लगा। तभी मम्मी बोली, क्या बात है जी, आप बहुत परेशान लग रहे हो। पापा कहने लगे, भाभी नाराज होकर मायके चली गई हैं। उनके भतीजे को कैंसर है और उन्हें हर हाल में पैसे चाहिए। मेरे पास तो इतना पैसा भी नहीं है कि मैं इतनी रकम दे दूं, और अगर प्लॉट नहीं बेचा तो फिर कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तब मम्मी बोली कि अगर तुम इजाजत दे दो तो हम लोग मेरा जेवर बेचकर उनके पैसे दे देते हैं। इस तरह से प्लॉट भी पूरी तरह से हमारे नाम पर हो जाएगा। कल को हमें अपने बेटे को अच्छी शिक्षा भी तो दिलानी है। अगर कोई महंगी डिग्री कराई तो ये उसमें काम आएगा। मम्मी के पास ज्यादा सोना तो नहीं था, मगर आजकल जैसे कि सोने की कीमतें आसमान को छू रही थीं, इसी वजह से वो थोड़ा सा सोना भी खास अहमियत रखता था। पापा अब सच में सोच में पड़ गए, जबकि मैं उन सोने के जेवरात के बारे में सोचने लगा जो लाखों रुपए की कीमत रखते थे।
मेरा मानना था कि सोने को कुछ और समय तक संभाल कर रखना चाहिए। हो सकता है आगे वो और भी ज़्यादा महंगा हो जाए, मगर मम्मी चाहती थी कि वो इस प्लॉट को संभाल कर रखें, क्योंकि उससे बहुत सारे फायदे हासिल किए जा सकते थे। मैं उन दोनों लोगों की बातें सुन रहा था कि तभी पापा के पास बलबीर चाचा का फोन आया, तो वो तुरंत ही मोबाइल कान से लगाए हुए बाहर चले गए। हम दोनों माँ बेटा इधर उधर की बातें कर रहे थे कि पापा बदहवासी में कमरे में दाखिल हुए और कहने लगे, रागिनी ने तो एक ही जिद पकड़ रखी है कि या तो वो प्लॉट बेचो या फिर बलबीर उसे तलाक दे दे। ये बात सुनकर मैं तो मुंह खोले बैठा रह गया। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ये शब्द तलाक पहली बार ही सुन रहा था। मम्मी और पापा तो ये सुनकर सदमे में ही आ गए। मुझे तो ऐसा लगा जैसे सारा कसूर मेरा ही है। अगर मैं उनकी बातें नहीं सुनता तो शायद पापा भी चाचा को समझने की कोशिश नहीं करते और ना ही मेरी चाची इस बात को अपनी जिद बना लेती। बहरहाल मम्मी और पापा अब सर पकड़कर बैठ गए थे। मैं सर झुकाए उनके साथ बैठा हुआ था और रोते हुए उन्हें बताने लगा कि मैं जानबूझकर उनकी बातें सुनते नहीं गया था। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। पापा ने मुझे तसल्ली दी थी कि तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं थी। हम दोनों रागिनी बहन से बात करने जा रहे हैं। तुम घर पर अपना ख्याल रखना। वो मुझे अपने साथ नहीं ले जा सकते थे और मुझे भी घर में अकेले रहने की आदत थी। अक्सर मम्मी कहीं चली जाती तो घर में कोई नहीं होता था। तब भी मैं घर में अकेला रहना पसंद करता था। इसलिए मम्मी और पापा चले गए। मैं आंगन में टहलता रहा। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या होगा। लोग हमारे परिवार की मिसालें दिया करते थे कि देखो इन लोगों में कितनी बनती है, और अब जो ये सब हो रहा था उसने सच में मुझे बहुत ज्यादा परेशान कर दिया था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इस सब बहस का अंजाम क्या होगा। क्या हम लोग अलग हो जाएंगे? मेरे चाचा के बच्चे जो मेरे काफी अच्छे दोस्त थे, जो मुझे पढ़ने भी आते थे, क्या मैं उनकी शक्ल देखने के लिए भी तरस जाऊंगा? धीरे धीरे 1 घंटा हो गया। मम्मी और पापा अभी तक वापस नहीं आए थे। मैं समझ सकता था कि जिस तरह से बहस हो रही होगी तो इसीलिए उन्हें भी वक्त का अंदाजा नहीं रहा होगा। मैं खामोशी से आकर अपने बिस्तर पर लेट गया, मगर नींद तो जैसे मेरी आंखों से कोसों दूर थी। मैंने कई बार अपनी आंखें बंद की, मगर हर बार अजीबोगरीब और बुरे ख्याल मुझे आने लगे, जैसे कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। मैं जबरदस्ती तकिया उठाकर अपने सिर पर रखा और करवट लेकर सो गया, और आखिरकार कुछ देर बाद नींद मुझ पर मेहरबान हो गई। न जाने रात का वो कौन सा पहर था जब बुरे सपने के असर की वजह से मैं उठ गया। देखा तो मैं पसीने से भीग चुका था। मेरी हालत बहुत खराब थी, जैसे कि मैं किसी हादसे को होता हुआ देख रहा हूँ। आसपास नजर दौड़ाई तो लाइट नहीं थी। शायद इसी वजह से मुझे इतना ज्यादा पसीना आ गया था और बुरे सपने की वजह से मैं जाग गया। मैं जल्दी से लड़खड़ाते हुए किसी तरह इधर उधर रखे सामान का सहारा लेकर बाहर आया तो ठंडी हवाओं ने मेरा स्वागत किया। मैं फिर हैंडपंप की तरफ आया, पानी पिया, मुंह पर पानी के छींटे मारे और खुद को संभाल कर अपनी हालत भी थोड़ा ठीक की, जो देखने में कहीं से भी ऐसी नहीं लग रही थी कि मैं सोकर जगा हूँ। ऐसा लग रहा था जैसे कि किसी ने मुझे बहुत मारा हो। हालांकि सपना ही ऐसा था कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। घबराहट के मारे अभी तक मुझे ठंडा पसीना आ रहा था। मैं परेशानी से अपना सर पकड़कर मसलता रहा। मुझे भूख भी बहुत लग रही थी, जबकि मैं खाना खाकर सोया था। मैं किचन में आया, अपने लिए चाय बनाई। देखा तो वहां बिस्किट पड़े हुए थे। मैं आराम से उन्हें खाने लगा। सपने को मैं वहां एक अपना वहम समझकर भुला चुका था। तभी हमारे घर का गेट बजा, जो मैं बंद करके सोया था। आजकल चोरियां बहुत हो रही थी। मैंने जल्दी से चाय की प्याली हाथ में पकड़ी और फिर गेट तक आया। देखा तो सामने चाचा खड़े थे। उनकी सफेद शर्ट पर जगह जगह खून के धब्बे लगे हुए थे, जिन्हें देखकर तो मेरे तो होश ही उड़ गए। मैं समझ नहीं पाया कि वो किस हालत में हैं। वह आते ही मेरे गले लग गए। मैं हैरान हुआ कि आखिर ऐसा क्या हो गया है कि चाचा इतने जज्बाती हो रहे हैं। लेकिन उनके कपड़ों पर लगा खून मुझे रोने पर मजबूर कर गया था। मैं सोचने लगा कि चाचा तो घर आ गए हैं, मगर पापा क्यों नहीं आए? रात के 2 बज रहे थे। कुछ तो गड़बड़ थी। तभी चाचा कहने लगे, तुम्हारे माँ बाप का एक्सीडेंट हुआ है। ये सुनते ही मेरी आंखें धुंधला सी गईं और ऐसा लगा कि चक्कर आ रहे हैं, जिस वजह से चाय की प्याली मेरे हाथ से छूटकर मेरे पैर पर गिर कर टूट चुकी थी और उस गर्म चाय का एहसास भी अब मुझे नहीं हो रहा था।
जैसे कि मैं कुछ महसूस ही नहीं कर पा रहा था। पता नहीं उस वक्त मुझे क्या हो गया था। मेरा शरीर किसी भी तरह की कोई हरकत नहीं कर पा रहा था। मैं सुन्न होकर खड़ा रह गया। चाचा ने आगे बढ़कर मेरा कंधा पकड़कर हिलाया। मैं अभी तक इनकार में सिर हिला रहा था कि ये नहीं हो सकता। तभी चाचा रोते हुए मुझसे लिपट कर कहने लगे, तुम्हारे पापा की हालत बहुत खराब है, वो आखिरी बार तुमसे बात करना चाहते हैं। ये सुनकर मैंने जोर से चाचा को धक्का दिया। आपकी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कहने की कि मेरे पापा मुझसे आखिरी बार बात करना चाहते हैं? वो ठीक हो जाएंगे। बेशक आप मेरी सारी जायदाद अपने पास रख लेना, मुझे उसकी कोई भी जरूरत नहीं है। मैं ये कहता हुआ बाहर निकल गया। चाचा भी मेरे पीछे आ गए। उन्होंने तुरंत मोटरसाइकिल स्टार्ट की। मैं जो कि गुस्से में ही पैदल जा रहा था, उन्होंने मुझे जबरदस्ती बाइक पर बिठाया और फिर अपने साथ हॉस्पिटल लेकर आए। चाचा के हाथ पैर कांप रहे थे और वो कई बार गिरते गिरते बचे, मगर हर बार जैसे किसी की दुआएं थीं हमारे साथ कि मैं और वो दोनों बच गए। वरना जिस तरह से वो बाइक चला रहे थे, एक्सीडेंट हो जाता तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती। बहरहाल हम लोग किसी तरह बचते बचते हुए अस्पताल पहुंचे। जब मैं वहां पहुंचा तो पापा अपनी आखिरी सांसें ही ले रहे थे। मैं रोते हुए उनसे लिपट गया। उनका सारा शरीर खून से लथपथ था। वो भगवान का नाम ले रहे थे। मुझे देखते ही उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं भी रोने लगा। पापा ने अपना खून से सना हुआ हाथ मेरे सिर पर रखा तो मैं और तेज तेज रोने लगा। चाचा भी रो रहे थे। बस वही वक्त था जब पापा इस दुनिया को छोड़कर हमेशा के लिए भगवान जी के पास चले गए। मैं रोते हुए उनके बेजान वजूद से लिपटा रहा, यहाँ तक कि नर्स ने जबरदस्ती खींचकर मुझे उनसे दूर किया। तब मुझे अपनी माँ का ख्याल आया, जिनका ख्याल रखने के लिए मेरे पापा ने आखिरी वक्त में मुझसे वादा लिया था। मैं दौड़ता हुआ आईसीयू की तरफ आया, जहां मेरी माँ पट्टियों में जकड़ी हुई थी। पता चला कि अब उनकी टांगें किसी भी काम की नहीं रहीं, वो अब लाचार हो चुकी हैं। ये सुनते ही मैं रोते हुए जमीन पर गिर पड़ा। सुबह के 8 बजे हम लोग घर के लिए रवाना हुए। मेरी माँ, जो अपने कदमों पर चलकर गई थी, अब व्हीलचेयर पर बैठी हुई थी। मेरे पापा की अंतिम विदाई हो रही थी। मुझे एक मटकी पकड़ा दी गई और मैं पापा की अर्थी के आगे आगे चल रहा था। मुझे किसी भी चीज का कोई होश नहीं था। होश तो मुझे तब आया जब मोहल्ले से गुजरते हुए एक बूढ़ी औरत रास्ते में पड़ी तो उसने कहा, यकीनन बड़े भाई को छोटे ने ही मरवाया होगा ताकि जायदाद पर कब्जा कर सके। ये सुनकर मैं गुस्से से उसे घूर कर रह गया। वो मेरे चेहरे के हाव भाव देखकर सिट पिटाकर एक तरफ हट गई, मगर चाचा ने भी ये शब्द सुन लिए थे और उन्हें भी ये बात बहुत बुरी लगी थी। अब मसला जो भी था, लेकिन लोग कानों में धीरे धीरे बातें करने लगे थे, पर मैंने किसी पर भी ध्यान नहीं दिया। फिर पापा का अंतिम संस्कार कर दिया गया। मेरी माँ को बार बार चेकअप के लिए ले जाना पड़ता था। सारी रात वो अपनी टांगों के दर्द की वजह से सो नहीं पाती थी। उनकी टांगों को सुन्न कर दिया गया था। डॉक्टर की राय थी कि इन्हें काट दिया जाए, मगर मैं अपनी माँ को इस हालत में नहीं देख सकता था। आखिरकार माँ का ऑपरेशन हुआ, पर उन्हें अपनी टांगों को हमेशा के लिए खो देना पड़ा। वो रोती रही। पापा के जाने के बाद जैसे कि उनके मुंह पर ताला लग गया था। वो कुछ बोलती ही नहीं थी, बस दीवार को घूरती रहती थी। उनकी हालत देखकर मुझे बहुत बुरा लगता था। काश ये सब ना हुआ होता तो आज मेरे पापा जिंदा होते और माँ लाचार नहीं होती। 1 महीना तो अस्पताल के चक्कर लगाते हुए ही गुजर गया। मम्मी जब कुछ बेहतर हुई तो मेरी चाची का एक बार फिर वही झगड़ा शुरू हो गया था। अब तो हम पूरी तरह से अपने चाचा के रहमो करम पर ही आ गए थे। हमारे यहाँ घर के मर्द ही फैसले करते थे और उस वक्त हमारे घर में बड़ा मर्द मेरे चाचा ही थे, जो अपनी पत्नी का ही हर कहा मानते थे। मेरी चाची बड़ी खुश थी कि अब वो जो चाहेंगी अपने पति से मनवा लेंगी। ये वही वक्त था जब मेरी चाची और चाचा दोनों ही बदल गए थे। उन्होंने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। मेरे पापा की शहर में एक टैक्सी भी चलती थी, जो एक आदमी चलाता था। वो जो भी कमाता था, आधा मेरे पिता को देता था और आधा खुद रख लेता था। अब मेरे पापा के जाने के बाद हमारा गुजारा उसी के किराए से चलना था। लेकिन चाचा को न जाने क्या बात सूझी। उन्होंने मम्मी से कहा कि तुम चाहती थी कि वो प्लॉट ना बेचा जाए, तो हम वो प्लॉट नहीं बेच रहे हैं। ये सुनकर मम्मी को थोड़ा सुकून मिला, क्योंकि पापा की आखिरी इच्छा यही थी।
पर मम्मी को इस बात का अंदाजा नहीं था कि चाचा पापा की गैर मौजूदगी में क्या खिचड़ी पका रहे हैं। वे उस आदमी से टैक्सी वापस ले आए और उस पर कब्जा जमा लिया। अब वो खुद तो दुकान पर जाते और टैक्सी किसी और आदमी को दे दी जो उन्हें 60% पैसे देने को तैयार था। मुझे ये बात पता चली तो बहुत गुस्सा आया। एक दिन मैं चाचा के कमरे में जाकर बैठा और उनसे पूछताछ करने लगा कि उन्होंने ये क्या कर दिया है। तभी चाचा गुस्से से कहने लगे, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि वो आदमी तुम्हें बेवकूफ बना रहा था। वो तुम्हें 50% ही दे रहा था, जबकि जो आदमी मैंने रखा है वो तुम्हें 60% देगा। उस वक्त चाचा ने मुझे ज्यादा पैसों का लालच देकर अपनी बातों में फंसा लिया और मैं भी खुश हो गया। फिर समय बीता और अब मैं पूरे 11 साल का हो चुका था। मेरा जन्मदिन आया, लेकिन उसे मनाने वाला तो इस दुनिया से ही जा चुका था। मम्मी ने चाहा भी कि मेरा जन्मदिन मना लिया जाए, मगर मैंने मना कर दिया। मेरी माँ विधवा होकर बैठी थी और मैं खुशियाँ कैसे मना सकता था। ये बात बिल्कुल भी ठीक नहीं थी और ना ही मुझे लगता था कि मेरी खुशियों पर कोई भी हक बाकी रहा है। ऐसा लगता था कि अब जिंदगी ही खत्म हो चुकी है, बस अब मौत का इंतजार ही है। मुझे अब ऐसी कोई भी उम्मीद नजर नहीं आती थी जिसके सहारे हम लोग मुस्कुरा सकें। फिर ऐसे ही दिन तेजी से गुजरते चले गए। जिस आदमी का नंबर चाचा ने मुझे दिया था, एक दिन मम्मी के कहने पर मैंने उनसे बात करने की ठान ली, क्योंकि चाचा हमें उतने ही पैसे देते थे जितनी हमारी जरूरत होती थी। मैंने सोचा कि उस आदमी को कहूंगा कि आइंदा वो पैसे मेरे हाथ में दिया करे। अब मैं ही अपने घर का बड़ा हूँ, क्योंकि पापा के मरने के बाद बेटे को ही जिम्मेदारी निभानी थी। अब मैं ही अपने परिवार का बड़ा था और मुझे ही सबका ख्याल रखना था। मैं ही अब अपनी माँ का एकमात्र रखवाला था। इसीलिए मैंने सोच लिया कि मैं चाचा के हायर किए गए उस आदमी से खुद जाकर मिलूंगा। एक दिन जब मैं बाजार गया तो मेरी मुलाकात उस आदमी से हो गई। वो एक स्टोर पर काम कर रहा था। मुझे लगा शायद स्टोर पर काम करने के बाद वो टैक्सी चलाते होंगे। जब मैंने उनसे पूछा तो वो कहने लगे, मुझे तो 1 महीने के लिए ही टैक्सी दी थी और फिर 1 महीने बाद ही तुम्हारे चाचा ने वो टैक्सी वापस ले ली और फिर उसे बेच दिया। ये सुनकर तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। चाचा ने मेरी या मम्मी की इजाजत लिए बगैर ही वो टैक्सी बेच दी थी। उन्होंने बहुत गलत किया था। मैं भरपूर गुस्से में चाचा की दुकान पर पहुंच गया। वो उस वक्त अपने काम में व्यस्त बैठे थे। शुरू में तो मैंने उनसे स्कूल की फीस मांगी तो उन्होंने मुझे मना कर दिया और कहने लगे कि कल से तुम्हारा स्कूल जाना बंद, तुम यहाँ दुकान पर आया करोगे। उनकी बात सुनकर मैं मुंह खोलकर उन्हें देखता रह गया कि ये वो क्या कह रहे हैं। मैं तो डॉक्टर बनना चाहता था। मैं अब चाचा की इन बातों में आने वाला नहीं था, लेकिन उन्होंने जिस अंदाज में ये बात कही, मैं कुछ बोल नहीं पाया। मैंने सोचा कि घर जाकर मैं मम्मी को बताता हूँ, वही अब चाचा से बात करेंगी। वो बड़ी हैं, शायद चाचा उनकी बात को अहमियत देंगे, क्योंकि मेरी माँ उनकी बड़ी भाभी हैं और अब तक पापा के बाद फैसला वही करती थी। मैं निश्चिंत होकर घर चला आया। मम्मी को बताया तो उन्होंने इस बात को दिल से लगा लिया और कई घंटे तक रोती रहीं। उनके पास कुछ जेवर पड़ा था जिसका हमें थोड़ा सहारा था, लेकिन मैं चाचा से भी पूछना चाहता था कि आखिर उन्होंने मेरी इजाजत के बिना ये काम क्यों किया है। मम्मी की दवाइयाँ भी खत्म हो चुकी थीं। मुझे उसके लिए भी कुछ पैसे चाहिए थे और अब मुझे चाचा से बात करनी थी। दुकान में तो नौकरों का लिहाज करके मैं कुछ नहीं बोला। जैसे ही चाचा घर आए, खाना खाया, रिलैक्स हुए, तो मैं तुरंत उनके कमरे में मम्मी को लेकर पहुंच गया और टैक्सी के बारे में पूछने लगा। तभी चाचा कहने लगे कि उस आदमी ने टैक्सी को खटारा बनाकर रख दिया था। वो किसी काम की ही नहीं थी, इसीलिए उसे 2 लाख रुपयों में बेच दिया है। ये सुनकर मैं हैरान रह गया। जो टैक्सी 15 लाख रुपए में खरीदी गई थी, वो 2 लाख में कैसे बिक सकती है? यकीनन इसमें कुछ काला था। चाचा ने शायद पैसे अपने साले साहब को दे दिए थे। ये मुझे बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। मेरे स्वर्गीय पिता की कमाई फिजूल की थोड़ी थी। उनके साले साहब का बेटा तो कब का मर चुका था। अब साले साहब भला किस चीज के पैसे ले रहे थे? मैंने चाचा से बहुत बहस की, लेकिन उन्होंने मुझे पैसे वापस देने से मना कर दिया। फिर मैंने मम्मी से जेवर बेचने को कहा, क्योंकि मैं उन्हें इस तरह से तकलीफ में नहीं देख सकता था। जब मम्मी ने जेवर उठाए तो देखा कि वो तो खत्म ही हो चुके थे, क्योंकि एक एक करके अब तक काफी सारा जेवर बिक गया था, जिसका अंदाजा मम्मी को नहीं हुआ। ये देखते ही मैं तो अपना सर पकड़कर बैठ गया। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। शायद मेरी चाची भी इस चीज से अनजान नहीं थी।
जब मैंने ये बात उनको बताई तो उनके चेहरे पर मुस्कुराहट देखी, जिसने मेरा दिल और भी ज्यादा जलाकर रख दिया था। यानी कि वो हमारी नाकामी पर बहुत खुश हो रही थीं। फिर अगले दिन ना चाहते हुए भी भूख की वजह से मैंने अपनी चाची से नाश्ता मांग लिया। वो कहने लगी, मुफ्तखोर कहीं के, आ गए खाना खाने, कुछ कमाई का भी तो सोचा करो, तुम्हारे पास तो अब फूटी कौड़ी भी नहीं है। और फिर ये कहकर उन्होंने मुझे नाश्ता देने से मना कर दिया। मैं बहुत अफसोस के साथ माँ के पास आया और फिर उन्हें नाश्ता बनाने को कहा, क्योंकि चाचा ने कहा था कि आज तुम स्कूल नहीं बल्कि दुकान पर आओगे। मैं ना चाहते हुए भी पढ़ाई छोड़ चुका था, जिसका मुझे बहुत दुख था। मम्मी मेरे लिए नाश्ता बनाने आई तो चाची ने तुरंत किचन को ताला लगा दिया और कह दिया कि उनकी इजाजत के बगैर कोई भी किचन के अंदर कदम नहीं रखेगा। ये बात हम दोनों को रोने पर मजबूर कर गई। हम तो अब चाचा चाची के रहमो करम पर थे। वो हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते थे? वो तो हमारे अपने थे, लेकिन वक्त ने हमें बता दिया कि कौन अपना है और कौन पराया। मैं बहुत ज्यादा उदास था और फिर ऐसे ही भूखे पेट दुकान पर चला गया। चाचा ने वहां नौकरों से भी बदतर मेरे साथ सुलूक किया। मैं वहां रोकर आया और घर जाकर मम्मी को चाचा की शिकायत लगाई, मगर चाचा तो हमारी बात सुनने को तैयार ही नहीं थे। हमें रात का खाना भी नहीं मिला। 24 घंटे से ज्यादा हो गए मम्मी और मैं भूखे थे। मुझे तो ये भूख बर्दाश्त ही नहीं हो रही थी। पेट में जोर जोर से दर्द हो रहा था। मैं बहुत परेशान था। समझ नहीं आ रहा था कि दोनों को कैसे मनाऊं कि वो हमारी बात सुनने के लिए तैयार हो जाएं। आखिर ऐसा क्या था कि वो हम पर तरस नहीं खा रहे थे? क्या हम उनके अपने नहीं थे? ये सब बातें मेरे दिल में चल रही थी। मैंने अपनी चाची से बहुत बार कहा कि अब तो मैं दुकान पर भी जाने लगा हूँ, अब तो आप किचन को ताला ना लगाया करें। मैं भी चाचा की तरह पैसे कमा रहा हूँ। लेकिन मेरी चाची ने मुझे उल्टी सीधी बातें सुनाई और फिर कमरे से धक्का मार कर निकाल दिया। मैं रोता हुआ अपनी मम्मी के पास वापस आ गया। 3 दिन तो हम लोग भूखे रहे, लेकिन चौथे दिन मेरी सारी बर्दाश्त खत्म हो गई। इधर मैं दुकान पर जाता तो चाचा मुझे बेइज्जत करते, उधर मेरी चाची ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी थी। इसीलिए अब मैंने अपने पूरे परिवार और रिश्तेदारी के लोगों को इकट्ठा करके इंसाफ मांगने की धमकी दी। तब जाकर कहीं चाचा चाची थोड़ा सा ढीले पड़े और उन्होंने हमारे साथ नरम व्यवहार करना शुरू किया। फिर धीरे धीरे ऐसे ही 3 साल गुजर गए। मेरी चाची मेरी मम्मी पर बहुत जुल्म करती और चाचा भी मुझे परेशान करते रहते। वो मुझसे मेरी उम्र से ज्यादा काम करवाते थे और इधर मेरी चाची मेरी लाचार माँ से काम करवाती थी। 2 वक्त की रोटी के लिए वो चाची का हर कहा मान लेती थी। मेरी माँ बर्तन धोने से लेकर बाकी सारे काम भी करती थी, जबकि मेरी चाची महारानी की तरह बैठी रहती थी। अब मैं पूरे 14 साल का हो चुका था। बाप का साया सिर से उठ जाने की वजह से मुझे वक्त ने पहले ही बड़ा कर दिया और कुछ लंबाई ज्यादा होने की वजह से भी मैं अपनी उम्र से बड़ा नजर आता था। पढ़ाई तो कब की छूट चुकी थी, अब मुझे कारोबार की समझ आ गई थी। ये वो वक्त था जब मैंने फैसला कर लिया कि मुझे कारोबार में अपना हिस्सा चाहिए, क्योंकि कुछ साल पहले जब मेरे पापा जिंदा थे तब चाचा ने भी यही मुद्दा रखा था और अब मैं भी वही करने वाला था। मगर चाचा बहुत ही चालाक आदमी थे। मेरे पापा तो बहुत ही इंसाफ पसंद इंसान थे, लेकिन चाचा मुझे धोखा देना चाहते थे। जिस दिन मैंने कारोबार को लेकर उनसे बात की, चाची ने मुझे इतना मारा कि मैं 6 दिन तक बिस्तर पर पड़ा रहा। अब उन्होंने मुझसे दुश्मनी बांध ली थी और इसीलिए एक बार फिर से हमारा खाना पीना बंद कर दिया गया। मम्मी दवाइयों के बिना बहुत तकलीफ में रहती थीं। अब ये सब देखकर मुझे ही हर हाल में उनके आगे घुटने टेकने थे, लेकिन मैं इसके लिए भी अभी तक तैयार नहीं था। चाचा ने मुझसे बहुत बहस की और आखिरकार मार मार कर एक दिन हम दोनों माँ बेटे को घर से निकाल दिया। मेरी माँ के पास एक सोने की अंगूठी थी, अब वही हमारा आखिरी सहारा बचा था। ये घर दादाजी के नाम पर लिखा हुआ था। मैं चाहता था कि इस जायदाद में मुझे कुछ हिस्सा मिल जाए, मगर मेरे चाचा ने पैसे खिलाकर ऐसे कागजात बनवा लिए कि जो जमीन मेरे दादाजी के नाम पर थी वो सारी उनके नाम पर हो गई। उन्होंने ये साबित कर दिया कि उनका भाई मर चुका है और उसकी कोई भी औलाद नहीं है, इसीलिए सारी जमीन उनके नाम पर कर दी जाए। क्योंकि हम उन्हें घर से निकल चुके थे तो लोगों ने भी यही गवाही दे दी। पता नहीं वो कौन लोग थे, शायद चाचा ने उन्हें भी पैसे दे दिए थे। मैंने सब कुछ अब भगवान पर ही छोड़ दिया था। मम्मी की हमने वो अंगूठी बेची और फिर एक किराए का मकान ले लिया, जिसका किराया 3000 रुपए महीना था। बारिश के दिनों में उसकी छत टपकती थी।
वहां पर पानी का भी सही से कोई इंतजाम नहीं था, गैस भी आती जाती रहती थी। इस घर में हमें बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था, मगर यहाँ हम अपने फैसले खुद करते थे। कोई भी हमारे सिर पर नहीं बैठा था और ना ही कोई मेरी माँ पर जुल्म करने वाला था। हम जैसे चाहते थे वैसे रहते थे। 1 महीने तक तो मैं काम ढूंढता रहा, फिर आखिरकार मैंने एक वर्कशॉप पर काम करना शुरू कर दिया। अभी वहां पर काम करते हुए मुझे 10 ही दिन हुए थे कि एक अखबार मेरे हाथ लगा, जिसमें एक फैक्ट्री में खाली वैकेंसी के बारे में बताया गया था। ये देखकर मैं खुश हो गया और उसमें लिखे हुए पते पर पहुंच गया। वहां जो आदमी इंटरव्यू ले रहा था, उसने मुझे नौकरी देने से इनकार कर दिया, क्योंकि मेरी उम्र बहुत कम थी। लेकिन जब मैं उसके पैरों में गिर गया तो फिर वो मान गया और उसने मुझे काम पर रख लिया। काम ज्यादा मुश्किल तो नहीं था, लेकिन वहां पूरे 10 घंटे गधों की तरह काम करना पड़ता था। सैलरी भी ठीक थी, इतनी कि जितनी में हमारी जरूरतें पूरी हो जाएं। मैं खुशी खुशी वहां काम करने लगा। वहां से आने के बाद मैंने एक सरकारी स्कूल में एडमिशन ले लिया और अपने टीचर से रिक्वेस्ट की कि मैं घर की जिम्मेदारी की वजह से वहां रोज नहीं आ सकता। एग्जाम के दिनों में मैं खुद पढ़ लूंगा, बस आप लोग मेरा एडमिशन ले लीजिए। वहाँ एक समझदार टीचर थे, वो इस सब में मेरा साथ देने को तैयार हो गए। मैंने एडमिशन ले लिया। सुबह मैं फैक्ट्री जाता, रात को वापस आता तो सीधा अपने टीचर के घर पहुंच जाता। वो मुझे थोड़ा बहुत पढ़ा दिया करते थे। जिंदगी अपने रास्ते पर निकल चुकी थी। एक दिन जब मैं घर आया तो देखा कि मम्मी तो बेहोश होकर व्हीलचेयर से नीचे गिरी हुई थी। मैं दौड़ता हुआ उनके पास पहुंचा। मेरे बाजू अब काम करने की वजह से इतने मजबूत हो चुके थे कि मैं अपनी माँ को बाहों में उठा सकता था। मैंने उन्हें बाहों में उठाया और पास के ही एक सरकारी अस्पताल में लेकर गया। डॉक्टर मैडम ने बताया कि वो अपनी दवाइयाँ ठीक से नहीं ले रही थीं। इसी वजह से उनकी तबीयत खराब हो गई और उनके खाने पीने का भी ख्याल ठीक से नहीं रखा जा रहा था। इसी वजह से वो कमजोरी महसूस कर रही हैं। जब डॉक्टर ने ऐसी बात की तो मुझे शर्मिंदगी होने लगी कि मैंने अपने पापा से मम्मी का ख्याल रखने का वादा किया था और अब वही वादा मैं पूरा नहीं कर पा रहा था। डॉक्टर मैडम ने जो दवाइयाँ बताई, मैं वो खरीद कर मम्मी के साथ घर आ गया। मैं रास्ते में कुछ फल वगैरह भी खरीद लाया। मम्मी बार बार पूछती रही कि तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए हैं, मगर मैं खामोश रहा। आज फैक्ट्री में जल्दी छुट्टी हो गई थी तो मैं वर्कशॉप पर चला आया। दुकान का मालिक एक बड़ा ही शरीफ आदमी था। उसने मुझे 10 दिनों की सैलरी दे दी थी और ये भी कहा कि अगर मैं चाहूँ तो रोजाना 1 घंटे के लिए उसके पास काम सीखने के लिए आ सकता हूँ। मैंने सोच लिया कि मैं जरूर जाऊंगा, क्योंकि मुझे पैसों की जरूरत थी और कुछ हासिल करना भी बहुत जरूरी हो गया था। मैंने खुद को बहुत व्यस्त कर लिया था। अस्पताल में फिर मेरी मुलाकात चाचा से हुई। पता चला कि मेरी चाची की तबीयत खराब थी और वो उन्हें इसीलिए अस्पताल लाए थे। मैंने उनसे कहा भी कि अभी भी वक्त है चाचा, सुधर जाइए और मेरा हिस्सा मुझे वापस कर दीजिए, मगर वो तो जैसे मुझे पहचानने से ही इनकार कर रहे थे। मैंने फिर भी उन्हें नजरअंदाज कर दिया, क्योंकि मैं उनसे लड़ना झगड़ना नहीं चाहता था। उसी वक्त जब चाचा सामने आए तो बोले बिना नहीं रह पाए, लेकिन फिर मैंने कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि मुझे अपना कुछ करना था। भगवान की कृपा से अब मेरी सैलरी भी अच्छी खासी हो गई थी और घर के मामले भी धीरे धीरे सुधर रहे थे, सिवाय मेरी माँ की तबीयत के, जो आजकल बहुत खराब रहने लगी थी। बस मुझे हर वक्त इसी की ही टेंशन लगी रहती थी। मैं काम पर होता तो पीछे से मम्मी की फिक्र सताती रहती कि वो ठीक तो होंगी। उसी दिन के हादसे के बाद मेरे दिल में एक डर बैठ गया था कि अगर उन्हें कुछ हो गया तो फिर मेरा क्या होगा। मेरा तो उनके सिवा दुनिया में कोई भी नहीं है। 3 दिन गुजर गए। मम्मी की तबीयत भी अब ठीक होने लगी थी। मुझे भी पहले महीने की सैलरी मिली तो मैं राशन वगैरह खरीद लाया। अभी भी मेरे पास कुछ पैसे पड़े हुए थे जो मैंने संभाल कर रख लिए ताकि जरूरत के वक्त काम आए। एक दिन हमें बताया गया कि फैक्ट्री के मालिक आ रहे हैं। सबको बहुत अच्छे से काम करना है, क्योंकि वो इस बार बोनस देने का कह रहे थे। ये सुनते ही मैं तो बहुत खुश हो गया। मुझे पैसों की जरूरत थी। मैं अपने किराए के घर की मरम्मत करवाना चाहता था, क्योंकि उसमें पानी बहता रहता था, जिससे बड़ी मुश्किल होती थी। यही वजह थी कि बोनस को लेकर मैं पूरे जोश के साथ काम करने लगा। हम सब लोग काम कर रहे थे। मेरी ईमानदारी की तो वहां सभी कायल हो चुके थे। जब फैक्ट्री का मालिक आया तो हम सब एक लाइन में सीधे होकर खड़े हो गए। सबने सर झुकाए हुए थे, कोई भी ऊपर नहीं देख रहा था। तभी फैक्ट्री का मालिक काफी देर तक मुझे देखता रहा।
मुझे अपने चेहरे पर किसी की नजरें महसूस हुई तो मैंने सर उठाकर ऊपर देखा। हाँ, वो तो मुझे ही देख रहे थे। वह अचानक मुझे देखकर मुस्कुराया और फिर मेरी तरफ बढ़े। कहने लगे, मुझे तुम्हारा चेहरा कुछ देखा सा लगता है। मैं भी मुस्कुरा दिया कि भला उन्होंने मुझे कहाँ देखा होगा। तभी वो कहने लगे, तुम्हारी माँ का क्या नाम है? जब उन्होंने सबके सामने मेरी माँ का जिक्र किया तो मैं थोड़ा सा चेहरा घुमाकर इधर उधर देखने लगा, क्योंकि मैं उन लोगों में से था जो इस तरह से सबके सामने अपने घर की औरतों का जिक्र पसंद नहीं करता था। मगर मेरे सामने जो इंसान खड़ा था, मैं उसे मना भी नहीं कर सकता था, ताकि ये ना हो जाए कि वो मुझे बोनस देने की जगह नौकरी से ही निकाल दे। यही सोचकर मैंने बताया कि मेरी माँ का नाम सावित्री देवी है। वो एकदम से और ज्यादा रुचि लेने लगे और बोले, तुम्हारे पापा का नाम बताओ। मैंने फिर अपने पापा का नाम बताया तो वो आगे बढ़े और रोते हुए मुझे सीने से लगा लिया। मैं हैरान खड़ा था। सभी लोग हमें देख रहे थे। मुझे तो समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो चाहते क्या हैं। तभी वो मुझे लेकर अपने ऑफिस में आ गए। रोने की वजह से उनकी आंखें लाल हो चुकी थीं और हाथ कांप रहे थे। मैं हैरान था कि आखिर उन्हें क्या हो गया है, वो इस तरह से रिएक्ट क्यों कर रहे हैं। मैंने पूछा, क्या हुआ है सर, आप इस तरह क्यों रो रहे हैं? क्या आप मेरी माँ को जानते हैं? तो वो कहने लगे, हाँ, मैं तुम्हारी माँ को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। तुम्हारी माँ कोई और नहीं बल्कि मेरी सगी बेटी है। ये सुनकर मैं मुंह खोले फटी फटी नजरों से उन्हें देखता ही रह गया कि वो ये क्या कह रहे थे। मम्मी ने तो कभी मेरे ननिहाल का जिक्र नहीं किया था। हालांकि एक मौसी थी जो नर्स थी। वो मेरी मम्मी की बहुत गहरी सहेली थी। मैं उन्हें ही मौसी कहा करता था। जब मैं ननिहाल के बारे में पूछता तो मेरी माँ उन्हीं मौसी का ही जिक्र कर देती थी। मुझे लगा कि शायद वही बस मेरी मम्मी का परिवार है और नाना नानी का तो देहांत हो चुका है। मैंने तो कभी भी उन्हें इस बारे में और ज्यादा कुरेद कर नहीं पूछा था और ना ही मम्मी ने कभी बताया। मैं हैरान होकर सामने बैठे उस आदमी को देख रहा था जिसका रौब और दबदबा इंसान को बोलने से पहले सोचने पर मजबूर कर दे। मैं उन्हें देखता रह गया। तभी वो कहने लगे, बेटा अपनी माँ को लेकर आओ, मैं मरने से पहले उनसे मिलना चाहता हूँ। उनकी बात सुनकर मैं दंग रह गया और पूछने लगा, क्या आपने अपनी बेटी को छोड़ दिया था? अगर आप जिंदा थे तो फिर आपकी बेटी ऐसी गरीबी भरी जिंदगी क्यों गुजार रही थी? मुझे सब कुछ सच बताइए कि ये क्या हो रहा है। तब वो कहने लगे, जिस दिन तुम अपनी माँ को मनाकर यहाँ पर लाओगे उसी दिन तुम्हें मैं सब कुछ सच सच बताऊंगा। मैं परेशान हो गया मगर मैंने हामी भर दी कि मैं अपनी माँ को जरूर लाऊंगा। सारा दिन मैं इसी हैरत में रहा, माँ से कुछ भी कह नहीं पाया। अगले दिन मैंने माँ को बताया कि मेरी फैक्ट्री का मालिक उनसे मिलना चाहता है। ये सुनकर मम्मी हैरान हो गईं, कहने लगी, आखिर वो कौन है और मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं? मैंने बताया कि मैं उन्हें नहीं जानता, बस इतना पता है कि वो आपसे मिलना चाहते हैं। फिर मम्मी तैयार हो गईं। मुझे हैरानी हुई कि अगर वो अपने पिता को जानती हैं तो फिर उनसे मिलने में उन्हें कोई दिक्कत तो नहीं होगी। हालांकि उन्होंने इतने समय से उनसे कोई भी संपर्क नहीं रखा था। जो भी हो, लेकिन वो एक दिन था जो गुजरने को तैयार ही नहीं था और मुझे अगली सुबह का बेसब्री से इंतजार था। अगली सुबह जब मैं अपनी माँ को लेकर गया तो अपने सामने उस आदमी को देखकर मेरी माँ हैरान रह गई। कहने लगी, पिताजी आप जिंदा हैं? ये सुनकर मैं भी दंग रह गया। तभी नाना जी आगे बढ़े, मेरी माँ को गले लगाते हुए कहने लगे, बेटी मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं उलझन में था। बोला, आप पहेलियों में बातें क्यों कर रहे हैं? जो बात है सच सच बताइए, मुझे बहुत अजीब लग रहा है। तभी वो मुझे देखकर मुस्कुराए और कहने लगे, मैं एक अमीर आदमी के यहाँ ड्राइवर की नौकरी करता था। मेरी पत्नी एक गांव की औरत थी और वहीं रहती थी, जबकि मैं शहर में काम के सिलसिले में रहता था। मैं जिसके यहाँ ड्राइवर था वो एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था और उसकी बेटी मुझ पर अपना दिल हार बैठी। फिर उसने मुझे मजबूर किया कि मैं उससे शादी कर लूं, लेकिन मैं इस बात से मना करता रहा क्योंकि मैं पहले से ही शादीशुदा था और एक बच्ची का बाप था। मैं अपनी पत्नी को धोखा नहीं देना चाहता था, इसीलिए लगातार मना करता रहा। लेकिन कुछ समय के बाद मेरे मालिक बीमार पड़ गए और बिस्तर पर आ गए। तब उन्होंने मुझसे वादा लिया कि मैं उनकी बेटी का ख्याल रखूंगा। मैं मजबूर हो गया कि उनकी बेटी से शादी कर लूं। मैंने उससे शादी की और फिर उसके साथ लंदन चला गया। मैंने अपनी पहली पत्नी को बताया कि मैं लंदन जा रहा हूँ, लेकिन कुछ समय बाद मेरा उन लोगों से संपर्क खत्म हो गया। फिर एक दिन गांव में भयंकर बाढ़ आई जिसमें सारा गांव बह गया। उन दिनों मेरी बेटी 10 या 12 साल की थी और उसकी तस्वीरें उसकी माँ मेरे पास अक्सर भिजवाया करती थी।
बाढ़ के बाद जब मैं घर वापस आया तो ना वहाँ घर था, न मेरी बीवी और ना ही मेरी बच्ची। मैं उन्हें यहाँ-वहाँ ढूंढता रहा मगर नाकाम रहा। इधर न जाने उन लोगों के पास ये खबर कैसे पहुंची कि मैं मर चुका हूँ। नाना चुप हुए तो मैंने मम्मी की तरफ देखा। मम्मी कहने लगी, जब आपने इतने समय तक हमसे संपर्क नहीं किया तो हमारे गांव के कुछ अमीर आदमी जो लंदन गए थे, हमने उनसे पता करवाया। उन्होंने बताया कि अब आप इस दुनिया में नहीं रहे। शायद उन्होंने हमसे झूठ बोला हो, लेकिन बात यही थी। इतने बरसों बाद मेरे नाना ने मुझे और मेरी माँ को पहचान लिया, क्योंकि मैं बिल्कुल अपनी माँ की फोटोकॉपी था। बस वो औरत थी और मैं मर्द। नाना हमें अपने घर ले गए और मैं एक बार फिर अपनी सारी मुसीबतों से आजाद होकर अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने लगा। नाना मम्मी को फैक्ट्री के बहुत सारे मामले समझाते रहते थे और मुझे भी कहते थे कि मैं रोज ऑफिस जाया करूं, ताकि उनके बाद मैं इस फैक्ट्री को अच्छी तरह से संभाल सकूं। फिर एक दिन मुझे चाचा मिले। उनकी हालत बहुत खराब थी। मेरी चाची को कैंसर हो गया था। वो अब हम लोगों से माफी मांगना चाहती थी, मगर मैं उनसे बात तक नहीं करना चाहता था। जिस दिन मैंने मम्मी को बताया तो मम्मी तो चाची से मिलने के लिए बेचैन हो गईं। आखिरकार उन्होंने बहुत साल एक साथ गुजारे थे। मैं भी मम्मी के कहने पर मजबूर होकर चाची से मिलने चला गया। वो बहुत ज्यादा दर्द में थीं। हम दोनों ने उन्हें माफ कर दिया। ऐसा लगा जैसे कि वो हमारी माफी का ही इंतजार कर रही थीं। उन्होंने हम पर बहुत जुल्म किए थे। मैं वो रातें कभी नहीं भूल सकता जब उन्होंने हमें खाना नहीं दिया, जब जानबूझकर उन्होंने मेरी माँ का हाथ जलाया। ऐसे कई छोटे छोटे वाक्य मेरी आंखों के सामने घूमने लगे। फिर चाची का देहांत हो गया। मम्मी उनके घर वापस गईं और सारी रस्में पूरी होने के बाद ही लौटी। चाचा के बच्चे अभी छोटे थे, इसीलिए चाची के घरवालों ने उनकी छोटी बहन जो कुंवारी थी की शादी चाचा से कर दी, ताकि बच्चे दर बदर न भटकें और उनकी अच्छी परवरिश हो सके। भगवान का शुक्र है कि उनकी दूसरी पत्नी बहुत अच्छी थी और बच्चों का हर तरह से ख्याल रखती थी। आज वे लोग भी अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं और मुझे भी अपनी जिंदगी से अब कोई भी शिकायत नहीं है। बुरे हालातों की वजह से मैंने लोगों के बदलते हुए चेहरे देखे हैं। अब मैं पूरी तरह अपनी पढ़ाई पर ध्यान देता हूँ। मुझे अपने पिता का सपना पूरा करना है। वो मुझे डॉक्टर बनते देखना चाहते थे। नाना मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। उनकी दूसरी पत्नी का भी देहांत हो चुका है और उनसे उन्हें कोई भी संतान नहीं हुई थी, इसलिए उन्होंने ये फैक्ट्री मेरी माँ के नाम पर कर दी। मैं भगवान का जितना शुक्र अदा करूं कम है, जिसने मुझे परीक्षा में डालकर भी दुनिया का सबसे बेहतरीन तोहफा दिया। मेरे नाना जैसे दोस्त जो हर कदम पर मेरा साथ देते हैं और जो मुझे मेरे पिता की तरह ही बहुत प्यारे हैं। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक करें और हाइप भी दें। और ऐसी और भी रोमांचक कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल के साथ बने रहें।